हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका दोस्तों हार्दिक स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, हमारी आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर आपकी कौन सी है, 19वीं नंबर की आपकी क्लास है। ठीक, मतलब इससे पहले हमने 18 क्लास हमने कवर कर ली थी हिस्ट्री की। और ये जो सीरीज चल रही है आपको पता ही है कि कौन सा एग्जाम को लेकर चल रही है, तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम को लेकर चल रही है। और ये दिल्ली पुलिस को ही टारगेट नहीं करेगी, आपका यूपी पुलिस को भी टारगेट करेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हिस्ट्री होती है वो दिल्ली पुलिस की भी सेम है, यूपी पुलिस की भी सेम है, या एसएससी के जो भी एग्जाम पैटर्न होते हैं या वनडे एग्जाम होता है किसी भी स्टेट का, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो सबको टारगेट करके सीरीज चल रही है। और अगर आपने ये वीडियो देखी या ये सीरीज आपने देखी, तो मैं जैसे दिल्ली पुलिस में आपके 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, तो 35 जो हैं इन सीरीज से आपके कवर हो जाएंगे। ये मैंने आपको प्रॉमिस कर भी रखा है और हम इसी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्लास 19 करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बिल्कुल भी सबसे पहले क्या उठाएं जी, बेहतरीन तरीके से लाभ उठाएं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे, क्लास नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी बात नहीं होगी, अब सीधा काम की बातें हमारी होंगी। तो अभी तक हमने क्या था, साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया था और साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली थी। आज हम साइमन कमीशन खत्म करने के बाद हम करने वाले हैं, आज जैसे लिख रहा है द दांडी मार्च, दांडी मार्च को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब सबसे सिंपल बात है, नोट्स बना के चलना है। तो मैं बात करूंगा आज किसकी, दांडी मार्च की। दांडी मार्च। अब देखो, दांडी मार्च की बात को थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूं इनको। दांडी मार्च की अगर मैं बात करूं तो दांडी मार्च जो है ये क्या था, देखो अभी हमने साइमन कमीशन पढ़ा था। तो साइमन कमीशन हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो हैं इरविन के पास जो हैं वो 11 मांगों को अपनी लेके गए थे। ठीक, 11 सूत्री मांगों को, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी कि भाई अगर इतने अच्छे हो तो साइमन कमीशन की जगह हम आपकी बात मान लेंगे, आप बस क्या दे दो, हमें कुछ मांगे दे दो जिससे कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर सके इंडिया, उस तरह की। तो इनकी बातों को नकार दिया गया था और उस समय अंग्रेजों ने एक कानून लगाया था जिसका नाम था नमक कानून। कौन सा कानून था जी, नमक कानून। अब एक्चुअली नमक कानून क्या था, तो हम देखते हैं कि भाई भारत के तटीय राज्य हैं, भारत का नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी भारत ऐसा है या प्रायद्वीपीय भारत ऐसा है। तो आपने देखा होगा कि भारत में तटीय राज्य कितने हैं, 9 है ना, 5 इधर हैं और 4 इधर हैं। तो इन तटीय राज्यों में क्या होता है भाई, नमक की खेती होती है। ऑब्वियसली बात है, तट के पास जो होते हैं, समुद्र के पास, क्योंकि सारा इलाका जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर नमक की खेती होती है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि भाई बात ऐसी है कि आप जो है नमक की खेती नहीं करोगे, क्योंकि नमक तो फ्री की चीज़ है। तो अंग्रेजों ने इससे प्रतिबंध लगा दिया कि भाई ये अंग्रेजों की नमक खरीदोगे। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, एक दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट कर दी। दांडी मार्च यात्रा जो है गांधी जी ने क्या करा, नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को ये आपकी यात्रा स्टार्ट करी। और ये स्टार्ट हुई थी आपकी कहाँ से भैया, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और ये आपकी यात्रा गई थी कहाँ तक, दांडी तक गांधी जी ने यात्रा आपकी करी है। तो साबरमती से दांडी तक यात्रा गई और ये जो यात्रा इन्होंने करी है साबरमती आश्रम से, ये 385 किलोमीटर की यात्रा है। और ये कितने दिन तक चली थी आपकी, 24 दिन तक आपकी चली। 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा जो है आपकी महात्मा गांधी ने आपका क्या कर दी थी, समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने नमक कानून की वजह समस्या तोड़ दी थी। तो ये कानून जो था, दांडी मार्च यात्रा जो थी, ये आपकी क्या रही थी, ये आपकी संपूर्ण कंप्लीट रही थी। मतलब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की आपकी बात मान ली थी। तो दांडी मार्च यात्रा हम कह सकते हैं ये एक तरह से कैसी रही, सफल रही। तो इतनी बात आपको, आई होप आपको याद हो जाएगी। मैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई दांडी मार्च यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए थी, तो आंसर दे दोगे झट, कौन सा कानून था, तो यह नमक कानून को तोड़ने के लिए थी। दांडी मार्च यात्रा कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो साबरमती आश्रम से चली थी और कहाँ तक, दांडी तक, दांडी मार्च तक। और कितनी किलोमीटर की यात्रा थी, 385 किलोमीटर की। और कितने दिन चली जी आपकी, 24 दिन। ठीक, और एक चीज हो रहा है कि भाई एक व्यक्ति और महात्मा गांधी के साथ गई थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने भी महात्मा गांधी की कौन सी, आपकी दांडी मार्च यात्रा में आपका पार्टिसिपेट करा था। तो इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम आगे चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दांडी मार्च यात्रा हमारी समाप्त हो गई थी।
अब हम करने वाले हैं दांडी मार्च के बाद एक महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च यात्रा समाप्त हो गई, सफल रही, तो महात्मा गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को कि भैया सपोर्ट मिल रहा है, तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसे हम बोलते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और 1931 में, जिसे हिंदी में बोलते हैं सबनीय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं जी? सबनीय अवज्ञा आंदोलन। आई होप मुझे सही नहीं लग रहा कि सही अच्छा दिख रहा है। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ इस पर कौन सा कलर रहेगा। ठीक, सबनीय अवज्ञा आंदोलन। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने चलाया। जब आपकी कौन सी, जब दांडी मार्च सफल हो गया तो महात्मा गांधी ने तुरंत कौन सा आंदोलन चला दिया? आपका सबनीय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट कर दिया। ठीक, मतलब दांडी मार्च की यात्रा के सफलता के बाद जो है सबनीय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। अब भैया सबनीय अवज्ञा आंदोलन था क्या जो 1930-31 में चलाया गया? ये था कि भाई अंग्रेज जो चीजें हैं अंग्रेजों की, इन चीजों का क्या कर दो जी? बहिष्कार कर दो। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा? जैसे कि लोगों ने भैया अंग्रेजों के वस्त्र पहनने मना कर दिए। तो ये आंदोलन जो था, जैसे असहयोग आंदोलन पढ़ा था हमने 1920 में स्टार्ट हुआ था, कि कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो लोगों ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन का भी बहुत ज्यादा लोगों ने क्या करा था? माना था। और हुआ क्या था? कई चीजें इसमें आपकी हुई थी और इस चीज को हम पढ़ेंगे आपका सबनीय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक, तो भैया सबनीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तभी जो है एक सम्मेलन स्टार्ट होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसे राउंड टेबल हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे भी। तो गोलमेज सम्मेलन आपका चालू हुआ। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए वो चीज की हम बात करेंगे। तो जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस की तरफ से किसी व्यक्ति ने भी पार्टिसिपेट उस गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल में नहीं करा। उस समय वहां का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड। उसने जो भारत का वायसराय था इरविन, उसको फोन करा कि भाई एक व्यक्ति है, क्योंकि सब जो व्यक्ति थे वो सब किससे जुड़ रहे थे? महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी की भैया बूझ पड़ी कहाँ पर? ब्रिटिश में, कि भाई महात्मा गांधी को जो है आपका कहाँ भेजना है? आपका लंदन भेजना है और गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को पार्टिसिपेट करना था। अब इरविन साहब आते हैं महात्मा गांधी के पास कि भैया आप क्या चले जाओ, कहाँ चले जाओ जी? लंदन चले जाओ, आप सबनीय अवज्ञा आंदोलन आपका बंद कर दो। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कहा कि भैया मैं बंद नहीं कर सकता, ये पूरे देश की जनता का समान क्या है? जनता इससे जुड़ी हुई है। तो इरविन ने कहा कि देखो जो तुम्हारी मांग है, वो जो सबनीय अवज्ञा आंदोलन में कर रहे हो, हम तुम्हारी सारी मांगे मान लेंगे, तो आप बस कहाँ चले जाओ? लंदन चले जाओगे। देखो इरविन की क्या थी? वायसराय था, इसको अपने पद बचाना था। मैकडोनल्ड ने इसको ऑर्डर दिया था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय। तो इरविन ने, महात्मा गांधी ने ठीक कहा कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है, तो आप हमारी क्या क्या मांग करोगे? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या कर दिया भैया? टैक्स में कटौती कर दी। भैया जो भी आप टैक्स दे रहे थे उसमें क्या कर दी अंग्रेजों ने? कटौती कर दी। जैसे सिगरेट वगैरह के उत्पादन में और कमी वगैरह कर दी। दूसरी चीज अंग्रेजों ने क्या करी कि महात्मा गांधी ने कहा कि जितने व्यक्ति आपने, राजनीतिक व्यक्ति, जो राजनेता, मतलब क्या है, एक तरह से हम आंदोलन जो कर रहे हैं भैया भारत को आजाद कराने के लिए, जितने भी आप लोगों ने पकड़ रखे हैं उनको क्या कर दो? आप रिहा कर दो। तो रिहा कर दो। तो भैया इरविन ने कहा कि देखो मैं सबको रिहा कर दूंगा, बस जो व्यक्ति आपराधिक होंगे, आपराधिक मुकदमा जिन पे चल रहा होगा, हम उनको रिहा नहीं कर सकते। तो इसलिए भगत सिंह के ऊपर क्या चल रहा था? आपराधिक मुकदमा था, इसलिए आपका भगत सिंह को क्या नहीं करा गया था? आजाद नहीं करा गया था। बस इतनी चीज आपकी हुई और महात्मा गांधी जो है आपका लंदन चले गए। अब सुनो थोड़ी सी कहानी। ये पूछा जाए कि भाई महात्मा गांधी और इरविन समझौता कब हुआ, तो आंसर लिखना है कि भैया 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था जी? गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को आपका गांधी और इरविन समझौता आपका हुआ था। ठीक। तीसरी चीज, एक व्यक्ति थी सरोजनी नायडू। कौन थी जी? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इस समझौते को महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्माओं का समझौता कहा था।
या दो महात्माओं की बातें करने कहा था कि भाई दो महात्मा बातें कर रहे हैं, तो इसी चीज को सरोजिनी नायडू ने आपका कहा था। तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो, महात्मा गांधी ने की बात मान ली इरविन ने, और महात्मा गांधी भैया लंदन चले गए। और पूछा जाता है कि लंदन जब महात्मा गांधी गए थे तो वो किस जहाज से गए थे? तो उस जहाज का नाम था राजपूताना, SS राजपूताना जहाज। कौन सा जहाज था जी? SS राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी कहाँ चले गए? आपका लंदन चले गए। ठीक, अब देखो, महात्मा गांधी जो हैं आपका इस राउंड टेबल में या गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लेने गए थे। तो जैसे महात्मा गांधी आपका गोलमेज सम्मेलन पहुंचे, लंदन पहुंचे, तो भैया उनकी दशा तुम्हें पता ही है। महात्मा गांधी खादी कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति था बिस्टिल चर्चिल। क्या नाम था जी? बिस्टिल चर्चिल। थोड़ी हिंदी खराब हो सकती है, बिस्टिल चर्चिल। उसने जैसे महात्मा गांधी को देखा, जैसे ये बैठे महात्मा गांधी, इनको देखा था, तो क्या बोला उसने कि किस अर्धनग्न फकीर को ले आए हैं? तो महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने आपका अर्धनग्न फकीर कहा था? तो वो व्यक्ति आपको याद रखना है, कौन? बिस्टिल चर्चिल। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन क्या है भैया? एक राउंड टेबल हो गई जिसके पे एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री होता था और बहुत सारे व्यक्ति इस टेबल के चारों तरफ आपके बैठे थे। और ये क्या होती थी? ये भारतीय प्रशासन पर भैया कि भारत में प्रशासन कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें करनी है, उन पर चर्चा आपकी होती थी। अब गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं वो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और ये चला था आपका 19 जनवरी 1931 को। ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 17 सितंबर 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक हुआ। भैया पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। अब देखो, थोड़ी सी गोलमेज सम्मेलन की बात सुनो। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था, अगर पूछा जाए कि भाई पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस व्यक्ति ने आपका पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि सारे कौन सा आंदोलन चला रहे थे? तो वो चला रहे थे आपका सबनीय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में लिया था? तो सेकंड में गए थे आपके कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो हैं ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको आंसर याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका है। ठीक, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में लिया है? तो ओनली सेकंड में लिया था, और कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? महात्मा गांधी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कोई नहीं गया। दूसरे महात्मा गांधी जाते हैं, अब महात्मा गांधी यहाँ बैठे थे, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है चित्र में। तो हुआ क्या? महात्मा गांधी बैठे तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मैकडोनल्ड, उसने कहा कि देखो हम दलितों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, दलितों के लिए हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके आ रहे हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके आ रहे हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या कि भैया दलितों को क्या करेंगे, हम एक अलग जगह दे देंगे और वहीं से उनके इलेक्शन हुए करेंगे। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर दलित रहेंगे ओनली, और दलितों को ही क्या दे देंगे हम? आपका आरक्षण दे देंगे, वहीं पर उनका अलग इलेक्शन होगा। तो महात्मा गांधी इस चीज से क्या होगा जी? गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भाई आज अंग्रेज जो है जैसे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे, कि अगर हमने देश में अलग अलग क्षेत्र दे दिए जातों के आधार पर, तो देश के क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो भैया महात्मा गांधी यहाँ से उठे और भैया कहा कि भाई देखो ये सब नहीं हो सकता, और अपना कहाँ आ गए जी? आपका वापस आ गए। ठीक, दिल्ली मतलब सॉरी वापस अपना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के आ गए। और जितने भी सारे व्यक्ति बैठे थे मूर्ख से, सब देखते रह गए कि यार एक कमजोर सा व्यक्ति आया और उसने डोनाल्ड को कहा कि हम नहीं कर सकते जी ये सारी चीजें, और अपना वापस अपना आ गया। और जैसे ही महात्मा गांधी वापस दोबारा भारत आते हैं पूना, तो मैकडोनल्ड ने फोन कर दिया था इरविन को, और इरविन ने क्या करा? इनको सीधा पूना की एक जेल थी, यरवदा जेल। कौन सी जेल थी? यरवदा जेल। और वहां पर उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। अब आता है जी तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पूरे भारत में क्या कर दिया जी? पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू कर दिया अनुसूचित जाति के लिए।
ठीक। और इस पे साइन हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सफरी के। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दो व्यक्ति थे। एक का नाम था तेज बहादुर सफरू और एक का नाम था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब महात्मा गांधी को एक बात पता चली कि भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस गोलमेज सम्मेलन में क्या कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया है, तो महात्मा गांधी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। कहां पर? यरबदा जेल में। कहां पर बुलाई जी? यरबदा जेल में। और यरबदा जेल में जो मीटिंग बुलाई, इसी को बोलते हैं पूना समझौता। क्या बोलते हैं जी? पूना समझौता। एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जाता है कि पूना समझौता जो है वो किस किस के बीच में था, तो आपको याद रखना है गांधी जी के बीच में प्लस आपका अंबेडकर के बीच में आपका ये पूना समझौता आपका हुआ है। ठीक। और पूना समझौता कब हुआ है? 1932 में आपका पूना समझौता हुआ है। अगर मैं तारीख लिखना चाहूँ तो 24 सितंबर 1932 को आपका पूना समझौता आपका हुआ। क्या था पूना समझौता? तो महात्मा गांधी ने मीटिंग बुलाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा कि देखो, मैंने जो है, जब मैंने मना कर दिया था कि भाई ये वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि हम राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं कर सकते, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं कर सकते जिससे देश के टुकड़े हो जाएंगे, बट तुमने साइन क्यों करे? तो उसने बोला कि देखो, मुझे मैकडोनल्ड ने 71 सीटें दी हैं कि 71 सीटों पर केवल अनुसूचित जाति लोग वाले, मतलब SC वाले ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और उन्हें अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बस इतना सही है, इतनी सी बात है। तो महात्मा गांधी ने 71 सीट से बढ़ाकर कितनी कर दी? 148 की। 148 सीटें अब किसकी होगी? दलितों की। ठीक। इसी को क्या कहते हैं? आपका पूना एक्ट कहते हैं या पूना समझौता कहते हैं। और पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक। अब महात्मा गांधी ने देखो, जब ये सीटें बढ़ा दी तो महात्मा गांधी को SC सीटें वालों का या SC जाति वालों का या जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनका समर्थक मिला। और महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी किसने करी थी? हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने कर दी? महात्मा गांधी ने 1932 में एक संघ की स्थापना करी थी, इसका नाम था हरिजन सेवक संघ। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? गांधी और आपका अंबेडकर के बीच में। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। कहां पर हुआ था? यरबदा जेल में। ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? तो 1932 में करी थी महात्मा गांधी ने। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे को हम बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में आने के क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्वेश्चन है जी आपका, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता हूं, थोड़ा सा, ये मुस्लिम लीग। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? मुस्लिम लीग के बारे में हम जानेंगे। तो मुस्लिम लीग का तुम्हें पता ही चली गया होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है भैया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। कब हुई है? 1906 में। और 1906 में जो स्थापना करी थी, एक व्यक्ति था आगा खां, आगा खां, और एक व्यक्ति था जी सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। इन दोनों व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय था, उस वायसराय का नाम था मिंटो दुत्या। मिंटो दुत्या। क्यों करी गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने सलीमुल्लाह खां और आगा खां से करी थी। ये दोनों व्यक्ति जो थे अंग्रेजों के चापलूस थे। क्यों करी गई? कि भैया हम तुम्हें अलग क्षेत्र दे देंगे, ठीक है, तुम एक अपना अलग संगठन बना लो। क्यों? क्योंकि भैया कांग्रेस में उस समय जो थे, कांग्रेस जो थी, अब पहले क्या था, कांग्रेस अंग्रेजों का कहना मानती थी, लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस वालों के दो दल टूट गए और भैया कांग्रेस ने अंग्रेजों की बात माननी बंद कर दी। तो अंग्रेजों ने कौन सी स्थापना कर दी? कौन से संगठन की? मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। किससे? आगा खां से और सलीमुल्लाह खां से। किसने? मिंटो दुत्या ने। और मिंटो दुत्या ने कहा कि तुम एक काम कर दो, अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, भैया हमें अलग इलेक्शन चाहिए और हमें अलग रहना है, तो उसकी मांग कर दो तुम, बाकी हम देख लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार 1909 में
क्या करा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की आपकी कि भैया हमें अलग जगह चाहिए, तो उसकी मांग कर दी। अब देखो इस बात को भैया कांग्रेस वालों ने मना कर दिया कि भाई इलेक्शन क्या नहीं होगा, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस इनके कट्टर विरोधी थे, लेकिन एक 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक, जिसकी अंबिका मजूमदार ने इलेक्शन करा था, और इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस पहली बार जो थे एक हो गए थे, ठीक, लेकिन बाद में फिर 1929 और 30 में अलग हो गए, ठीक है। बस ये याद रखना है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो आपके एक साथ हुए थे, ठीक। अब देखो फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। अब आता है जी सन 1929 और 30। सन 1929 में एक व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल, क्या नाम था जी, मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल ने क्या कहा कि देखो हमें अपना अलग राष्ट्र बनाना है। तो मोहम्मद इकबाल ने, मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति था जिसने क्या कह दिया 1929 और 30 में कि भैया हमें जो है अपना द्विराष्ट्र चाहिए, हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था जी, चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने एक बात और कह दी कि उसका नाम रख दिया, और उसका नाम रखा जी पाकिस्तान। क्या नाम रखा जी, पाकिस्तान, ठीक है। तो किस व्यक्ति ने पाकिस्तान शब्द जोड़ा या पाकिस्तान नाम रखा उस अलग जगह का, तो उसका नाम था जी चौधरी रहमत अली, ठीक। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान आपका इसका नाम रखा था। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, किससे, मुस्लिम लीग से आपकी याद रखनी है, ठीक। अब मुस्लिम लीग जो थी, एक समझौता होता है मुस्लिम लीग और किस किस के बीच में, कांग्रेस के बीच में, और एक अंतिम वायसराय था जिसका नाम था जी आपका लॉर्ड माउंटबेटन। या अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि भैया भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भैया क्या नाम दोगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका नाम था, वायसराय था, ठीक। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन से पहले एक वायसराय था लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल ने एक बार कोशिश करी कि भैया जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, मुश्किल से कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों का जाता हुआ टाइम था। तो बेबल ने क्या कर दिया, एक मीटिंग बुला ली, और मीटिंग जो बुलाई थी इसे बोलते हैं शिमला सम्मेलन। क्या बोलते हैं जी, शिमला सम्मेलन। और जो ये शिमला सम्मेलन हुआ था ये आपका 1945 में हुआ था, इट इज इम्पोर्टेंट। तो शिमला सम्मेलन में भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि देखो हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। और जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो मुस्लिम लीग ने तभी से ही क्या करना स्टार्ट कर दिया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब क्या था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने जैसे शिमला सम्मेलन खत्म हुआ और शिमला सम्मेलन विफल हो गया, तो मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में क्या स्टार्ट कर दिए थे, डायरेक्ट एक्शन प्लान कर दिया था स्टार्ट, मतलब दंगे वगैरह आपके फैलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक। और दंगे फैलने स्टार्ट हो गए तो भैया कांग्रेस ने क्या कहा कि भैया इन्हें अलग देश दे दो। तो 14 अगस्त 1944 को कि भाई दंगे वगैरह ना हो, इन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। और जो भारत और का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, वो किस फॉर्मूले के अंतर्गत हुआ था, तो आपको याद रखना है CR फॉर्मूला। मतलब कांग्रेस भारत से जो अलग हुआ था वो किस फॉर्मूले के अंतर्गत हुआ था, तो CR फॉर्मूले के अंतर्गत आपका हुआ था, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत में और सांप्रदायिक जो हैं दंगे फैले। अब भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था जी, मैकवल रेड क्लिफ। उसको बुलाया गया, ठीक। तो जैसे भारत को आज हम ऐसे देखते हैं इस तरीके से है कुछ, तो उसको जो बुलाया गया कि भैया भारत को पाकिस्तान का हिस्सा कर दे, तो उसने एक लाइन तो खींच दीजिए आपकी ये वाली
कि इससे इधर तो भैया क्या हो गया, एक तो ये वाला पाकिस्तान हो गया और एक खींच दी लाइन जी उसने ये वाली, ठीक, इधर हो गया भी। तो इसको बोला गया जी आपका क्या, इसको बोला गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। किसको, ठीक है, इसको बोला गया जी आपका क्या, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान। और ये हो गया जी आपका पश्चिम पाकिस्तान, और बीच में कौन सा हो गया जी आपका भारत। जो ईस्ट पाकिस्तान है इसे अब हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से, मतलब बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का। और वेस्ट पाकिस्तान को हम जानते हैं किसके नाम से, पाकिस्तान के नाम से। तो आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। इतनी बात आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ, ठीक। रिवीजन इसलिए हम कर लेंगे कि हमें जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या हमें याद हुई हैं या आपकी नहीं हुई हैं। तो आज हमने पढ़ा जी दांडी मार्च। क्या पढ़ा जी, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में हमने पढ़ा कि दांडी मार्च किस कानून को तोड़ने के लिए था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए था। कब चलाया गया, 12 मार्च 1930 को चलाया गया। और कब समाप्त हुआ जी, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च कहाँ से चला था, 3 साबरमती से, और कहाँ तक चला था, दांडी तक, ठीक। कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की। और कितने किलोमीटर की यात्रा करी थी, 385 की। क्या इसमें सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट करा था, बिल्कुल करा था। बस इतनी चीज आपकी याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा सबनी अवध्य आंदोलन जो 1930-31 में चलाया गया था, और किसने चलाया था, महात्मा गांधी। गांधी इब्राहिम समझौता कब हुआ, तो गांधी इब्राहिम समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। किस व्यक्ति ने 2 महात्माओं का सम्मेलन कहा था, सरोजिनी नायडू ने। महात्मा गांधी किस जहाज में बैठकर जो हैं आपका लंदन पहुंचे थे, SS राजपूताना। इतनी बात आपको याद रखनी। उसके बाद किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, ब्रिस्टल चर्चिल, ठीक। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे सेकंड में। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तेज बहादुर सफरू और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में लिया था, दूसरे व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ, जिसे हम बोलते हैं पूना समझौता। और पूना समझौता कहाँ हुआ था, यरवदा जेल में। पूना समझौता की अगर बात करें तो कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, गांधी जी और अंबेडकर के जी के बीच में। और गांधी जी ने किस समाज की स्थापना करी थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी करी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना करी थी। किसने, आगा खां ने और सलीमुल्लाह खां ने करी थी। कब, 1906 में करी थी, ठीक। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और मुस्लिम लीग ने सबसे पहले अलग क्षेत्र की मांग कब करी थी, तो 1909 में करी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस कब किस अधिवेशन में एक साथ हुए, 1909 में। और 1916 में। और 1916 का अधिवेशन कौन सा था, तो वो था जी आपका लाहौर की लखनऊ अधिवेशन। और महात्मा गांधी ने भी सबसे पहले किस राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1916 के अधिवेशन में ही भाग लिया। सबसे पहले किसने बताया कि भैया हमें अलग राष्ट्र चाहिए, तो मोहम्मद इकबाल ने बात कही 1929-30 में कि भैया हमें पृथक निर्वाचन चीज नहीं, हमें तो अलग देश ही बनाना है। और उस देश का नाम किसने रखा, पाकिस्तान, तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जोड़ने के लिए किस वायसराय ने अपना पहल उठाई थी, तो लॉर्ड बेबल ने। किस समझौते के तहत, शिमला सम्मेलन के तहत। और शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में आपका हुआ। कब, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन प्लान बनाया। तो जब शिमला सम्मेलन विफल हो गया तो इन्होंने 1946 में भैया क्या कर दिया आपका, इन्होंने 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। और किस फॉर्मूले के अंतर्गत पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, CR फॉर्मूले के अंतर्गत। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। और किस व्यक्ति ने माउंट रेडक्लिफ रेखा खींची थी, या भारत पाकिस्तान को जो जोड़ने वाली रेखा है रेडक्लिफ रेखा, वो किसने सीखी, कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। और किसने सीखी थी, मैकक्वेल रेडक्लिफ ने आपकी वो रेखा खींची। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।